Who is Jay Gyaneshwar Patil? जय एज ए सिविल इंजीनियर एंड जय एज अ सन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेरी जो भी अच्छी आइडेंटिटी आपको पसंद आए वो आप लेके जाए। आपने जैसे यूएसए से पढ़ाई करी है, तो जब आप वहां से पढ़ाई करके यहाँ आए तो आपने कुछ सोचा कि यार इस चीज की यहाँ पे कमी है, ये डेवलपमेंट यहाँ पे जरूरी है, ये होना चाहिए। रोड सड़क नाली नहीं भी बने चलेगा, जो भी व्यवस्था हमारे आसपास है ना, हम उसी को अगर बहुत अच्छे से यूज करें। सिर्फ साफ सुथरा रहना या कचरा नहीं फैलाना सिविक सेंस नहीं है, रूल्स फॉलो करना भी सिविक सेंस है। पर आप ज्ञानेश्वर पाटिल जी के बेटे हैं, उस चीज का प्रेशर आपको कभी आता है? हमारी आदतें खराब है, हमको कुछ ऐसा करने की आदत है जो समाज हमको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो फिर तो प्रेशर रहेगा। पॉलिटिशियन का बच्चा होता है, वो क्यों बाहर जाके पढ़ रहा है, क्यों वो गवर्नमेंट स्कूल में, जो गवर्नमेंट वाली स्कूल है वहां पे बैठी है, उसको पढ़ाई क्यों नहीं कराई जाती? मुझे मास्टर्स करना था कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में। हाँ। अब वो कोर्स यहाँ पर कोई पढ़ा नहीं रहा था। सो हु इज जय ज्ञानेश्वर पाटिल? जैसे आपने अभी बोला हु इज जय ज्ञानेश्वर पाटिल, या सो इसी में मेरा आइडेंटिटी, एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी के साथ जिसके साथ हम अभी जी रहे हैं, हाँ ज्ञानेश्वर पाटिल। जी, सो मिस्टर ज्ञानेश्वर पाटिल मेरे फादर है। ओके। मैं इंडिविजुअली एक सिविल इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन। मैंने मेरा मास्टर्स कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में किया। मैं यूएस रहा, मैं सेमीकंडक्टर कंस्ट्रक्शन में आई वर्क देयर एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर फॉर TSMC इन ताइवान सिंस हाउ मेनी इयर्स? फॉर 1.5 years. ओके। And apart from that, I'm a son of Mr. Gyaneshwar Patil. He's basically a member of parliament from खंडवा लोक सभा। तो मेरी ये भी एक आइडेंटिटी है और वो भी एक आइडेंटिटी है। ओके। जय एज ए सिविल इंजीनियर एंड जय एज अ सन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो आपको कौन सी आइडेंटिटी लोगों तक पहुंचानी है? मेरी जो भी अच्छी आइडेंटिटी आपको पसंद आए हाँ। वो आप लेके जाए। मुझे कुछ पहुंचाना नहीं है। ओके। द वे आई एम लिविंग माई लाइफ, जैसे हम लोग जी रहे हैं, और जीते जीते हम जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा हम करें एज अ सिविल इंजीनियर और एल्स एज अ सन ऑफ अ पॉलिटिशियन। आपने जैसे यूएसए से पढ़ाई करी है, तो आप वहां से जब यहाँ पे आए तो आपने क्या चीज देखी जो आपको ऐसा लगा कि यार इस चीज की यहाँ पे कमी है? और बेसिकली आप निमाड़ से ही हैं, हाँ। तो आपको क्या ऐसी चीज लगी कि यार एक्चुअली पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी है, तो जब आप वहां से पढ़ाई करके यहाँ आए तो आपने कुछ सोचा कि यार इस चीज की यहाँ पे कमी है, ये डेवलपमेंट यहाँ पे जरूरी है, ये होना चाहिए? बेसिकली देखा जाए तो डेवलपमेंट जो हम लोग चाह रहे हैं या जो हमारी इच्छाएं हैं, हम उस डेवलपमेंट को मतलब बाकी अदर कंट्रीज में हम लोग जाए, जैसे यूएस की ही बात करें तो जब मैं यूएस में था तो वहाँ हम देखते थे, उतरे जैसे ही पहला दिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो हम देख रहे हो कितना अच्छा एयरपोर्ट है। जैसे ही बाहर निकले तो कितनी साफ सड़क है, और थोड़ा आगे बढ़े तो कोई हॉर्न नहीं बजा रहा है, और थोड़ा आगे बढ़े तो नोबडी इज जंपिंग द सिग्नल। तो डेवलपमेंट सिर्फ कोई और करेगा और हम उसमें जिएंगे, वो डेवलपमेंट नहीं है। आसपास हमारे जो भी व्यवस्थाएं हैं या जो भी सुविधाएं अवेलेबल है, उन सारी सुविधाओं को हम कितने अच्छे से उसका यूज कर रहे हैं विदाउट, हम लोग कह सकते हैं विदाउट स्पॉइलिंग द एनवायरमेंट, विदाउट स्पॉइलिंग द रूल्स, हम ये भी बोल सकते हैं। तो वो एक प्रकार का मैं समझता हूँ कि डेवलपमेंट है। जैसे भूटान हम एग्जांपल ले तो भूटान हम लोग बोलते हैं कि कार्बन नेगेटिव कंट्री है। हाँ। तो भूटान में ऐसा बोला जाता है कि जितना हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उससे ज़्यादा ऑक्सीजन वो लोग प्रोड्यूस करते हैं। हाँ। तो वो एक डेवलपमेंट का एक अलग पैमाना है। जहाँ पे चीजें बिगड़ रही है वो वहां से उस चीज को सुधार के सुधार फिर रहे से हैं, रीग्रो कर रहे सुधार रहे हैं। तो हमारे यहाँ डेवलपमेंट का मतलब हमने ये सोचा है कि बड़ी बिल्डिंग होनी चाहिए, बड़ा रोड होना चाहिए, हैं। और हम ये सोच रहे हैं कि अच्छे सिनेमा हॉल्स होने चाहिए। ये हमारे हिसाब से डेवलपमेंट का मीनिंग है, हाँ। बट वो एक्चुअल मीनिंग नहीं है। व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग? एक्चुअल मीनिंग ये है कि ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग समथिंग, उसमें सारी चीज़ ऐड ऑन होती है। हमारे इमोशंस, हमारा कल्चर, ईज ऑफ सेलिब्रेटिंग द फंक्शन, ईज ऑफ सेलिब्रेटिंग अवर जो भी हमारे रिचुअल्स होते हैं, वो भी डेवलपमेंट का हिस्सा होने चाहिए। सिर्फ रोड सड़क पानी नाली ये सिर्फ ये पॉइंट नहीं है कि इसी में डेवलपमेंट होगा। भाई हम अगर सड़क पे निकले तो निकलते निकलते
जैसे हम जनरली हम लोग मार्केट से कुछ खरीद लिया, हम लोगों ने लस्सी का पैकेट ले लिया फॉर एग्जांपल, तो पी लिया, विद इन सेकेंड्स ख़त्म हो जाती है। हाँ अब जब तक नहीं पिया तब तक वो लस्सी थी, जैसे ही अंदर का मटेरियल ख़त्म हो गया, वो हाथ में जो आइटम था वो कचरा हो गया, फेंक वो दिया। फेंक दिया रोड के ऊपर। अब वो भी एक टाइप का डेवलपमेंट है कि जो हमको हमारे अंदर करना है। हाँ तो ये सारी चीज़ें वेस्टर्न कंट्रीज में उन लोगों में ऑलरेडी है। सिविक सेंस है वहाँ पे लोगों सिविक सेंस बोल के कोई सेंस ही नहीं है, का। क्योंकि सिविक इज़ अ वर्ड जो सबको समझ ही नहीं आ रहा है। एक्चुअल है क्या, इसका मतलब क्या है, क्या ये? हाँ, तो सिविक सेंस के बहुत सारे मीनिंग है। सिर्फ साफ सुथरा रहना या कचरा नहीं फैलाना सिविक सेंस नहीं है, रूल्स फॉलो करना भी सिविक सेंस है। किसी अधिकारी ने हमसे घूस नहीं मांगी और हम खुद ही उसको अपने मुंह से बोल दे रहे कि कुछ ले दे के कर लो, तो वो भी एक सिविक सेंस है। हाँ रोड सड़क नाली नहीं भी बने चलेगा, जो भी व्यवस्था हमारे आसपास है ना, हम उसी को अगर बहुत अच्छे से यूज़ करें और विदाउट एक्सप्लॉइटिंग एनीथिंग, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसमें हमको बहुत डेवलप करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी नेचर ने सब कुछ दिया है। और दूसरी चीज ये कि आप निमाड़ से क्या समझते हैं, जैसे आप निमाड़ के ही बेटे हैं। बीइंग अ निमाड़ी, हम लोग ये सारी चीज़ें किसी को बता ही नहीं पाया अभी तक अच्छे से कि हमारे निमाड़ में आई है, हाँ वहाँ क्या क्या है। हाँ अब जैसे पेशवा बाजीराव बाजीराव मस्तानी मूवी हम लोगों ने देख ली, हम्म देख के भूल गए। हम्म अब आई बिलोंग टू अ मराठा कम्युनिटी, हम्म तो मुझे पता है बाजीराव पेशवा की समाधि कहाँ है। हाँ हमारे यहाँ बड़वा विधानसभा का हमारा रावेरखेड़ी करके रावेर खेड़ी, एक गांव है, वहाँ बाजीराव पेशवा की समाधि है, बेड़ियाओं के पास में। बीडियाओं के पास में। वैसे हम ओमकारेश्वर चले जाए तो ये ओमकारेश्वर निमाड़ का हिस्सा है। हम खंडवा आ जाए, दादाजी धुनी वाले, वो निमाड़ का संत हिस्सा है। सिंगाजी महाराज। संत सिंगाजी महाराज हम चले जाए तो वो निमाड़ का हिस्सा है। तो निमाड़ में करने के लिए, देखने के लिए और बताने के लिए बहुत कुछ है। प्रॉब्लम ये है कि हमको शर्म आ रही है ये बताने में कि हमारे निमाड़ में जितनी चीज़ें हैं या जो भी हम देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें नहीं है जो आजकल का जेनजी इंस्टाग्राम पे कंज्यूम कर रहा है। हाँ, वो क्या कंज्यूम कर रहा है? पब्स, कैफेज, वो कई धार्मिक स्थलों पे जा भी रहा है तो बिकॉज ऑफ द ट्रेंड। बिकॉज ऑफ द एस्थेटिज्म। हाँ वहाँ फोटो अच्छी आनी चाहिए इसलिए जा रहे हैं। उसके पीछे का कारण जानने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। कि क्या इस चीज के पीछे का रीजन क्या है। निमाड़ को निमाड़ अगर बनाना है या निमाड़ को निमाड़ समझना है तो पहले निमाड़ी को निमाड़ समझना पड़ेगा। हम्म आपके हिसाब से जैसे किसान से रिलेटेड चीजें भी अगर मैं पूछूं तो निमाड़ में जैसे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है कॉटन्स का। राइट, जैसे आप बेड़िया का देख लोगे तो मिर्ची का है। प्रोडक्शन है। तो इस चीज को एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू या एग्रीकल्चर उसमें अगर बोले तो कैसे और बढ़ावा दिया जा सकता है, चीजों तो लोगों तक और चीजें पहुंचाई जा सकती है और फैलाई जा सकती है। मैं ऐसा समझता हूँ कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तो बाद में बना था ना, खेती तो हम उसके पहले से कर रहे हैं। हम्म हमको खेती करना तो किसी ने सिखाया नहीं है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट थोड़ी सिखाएगा हमको खेती करना। हम उनसे बहुत ज़्यादा जानते हैं। हम मतलब किसान, किसान। मैं नहीं, मैं बेसिकली खेती करता ही नहीं हूँ। लेकिन जो किसान है या किसान कम्युनिटी है जो खेती बाड़ी बहुत सालों से करते आ रहे हैं, वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एग्जिस्ट होने के पहले से कर रहे हैं और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनने के बाद भी कर रहे हैं। अब क्या है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हम ये ऐसा समझते हैं कि हमारे लिए सारी चीज़ें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने करना चाहिए, जो हमारा मानना गलत भी नहीं है। लेकिन हमारा क्वांटम, वॉल्यूम, हर चीज़ का इतना ज़्यादा है कि कुछ चीज़ें जो एफर्ट्स हमको लेने चाहिए बीइंग अ किसान या बीइंग अ जनता, वो सारी चीज़ों की उम्मीदें भी हम किसी डिपार्टमेंट से करने अगर लग जाए तो फिर हम कोई भी नीड को फुलफिल ही नहीं कर पाएंगे। जैसे बेड़िया मंडी है, हमको सबको पता है कि बेड़िया में बहुत अच्छी मिर्ची होती है और वॉल्यूम भी बहुत है। अब यहाँ बेड़िया में कितने हम लोग एज अ क्या बोल सकते हैं, एज अ पेरेंट्स, जो हमारे पहले की जनरेशन के लोग हैं, एज अ पेरेंट्स उन्होंने कितने अपने बच्चों को ये बोला कि यार बेटा मिर्ची में कुछ रिसर्च कर। हाँ, किसी ने नहीं किसी बोला। ने नहीं बोला। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिर्ची का कुछ हो। हाँ, कोई क्यों करेगा? हम ही करेंगे यार, हमने उगाई है मिर्ची, उसका कुछ भी करना है तो हम ही करेंगे। कोई और क्यों करेगा? हम क्यों वेट कर रहे हैं किसी का कि कोई बाहर से कंपनी आए, यहाँ प्लांट लगाए और सारी चीज़ें करे? क्यों? रॉ मटेरियल जब हम खुद उगा रहे हैं हमारे पास में, मैं समझता हूँ 10-10, 15-15 एकड़ के भी बहुत सारे किसान हैं।
तो उस मिर्ची से और क्या क्या हो सकता है या उसको कैसे कर सकते हैं, क्या ये सारी चीज़ों को जानने के लिए या ये चीज़ों को समझने के लिए या पढ़ने के लिए या इसका नॉलेज लेने के लिए क्या हमको बहुत महंगा पड़ता है? क्या ये चीज़ें हमको गेन करना है तो क्या ये हमको मिलेगी नहीं कहीं पर, इसका नॉलेज अगर हम लेने जाएंगे तो? व्हाट डू यू थिंक? क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा, लेकिन हम ले ही नहीं रहे। आज के डेट में इतना अच्छा सोर्स है सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, इंटरनेट। आपको 24 घंटे नेट मिल रहा है, सारी चीजें आप इंटरनेट से पूछो ना। आपको अगर पढ़ना है, आप स्कूल भी नहीं भी जा रहे हो और आपको ये तो नहीं, बिल्कुल सही। समझ में आता है ना कि भाई क्या लिखना है, कितना क्या कहाँ हम मिलेगा। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई बाहर से आए और करे, और फिर हम सोचते हैं कि हम किसी बड़े शहर में जाके बड़ा बिजनेस करें। क्यों भाई? हमारे माँ बाप जो भी जीवन जी रहे हैं, जो भी संसाधन उनके पास में अभी अवेलेबल है एट प्रेजेंट, उन्होंने उसी गांव में, उसी एरिया में अपना जीवन निकाल दिया। और जो एजुकेशन या जो फैसिलिटीज जीवन जीने के लिए उनको मिली, उससे ज़्यादा और उससे अच्छी फैसिलिटीज उन्होंने हमको प्रोवाइड करी, Obviously। उन्हीं रिसोर्सेस के बलबूते पे। तो हम उन्हीं रिसोर्सेस का यूज करके उस चीज को और आगे नहीं बढ़ा सकते हैं क्या? सही है। मैं यूएस छोड़ के आने का कारण मेरा भी यही है कि मुझे जब तक लाइफ में, जब तक मैं बड़ा हुआ या जब तक मुझे ज़रूरत थी मेरे माँ बाप की, या उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, हर चीज़ मुझे दी और मुझे इस काबिल बनाया, मैं यूएस तक पहुंचा। और आपको मैं बता दूं, जब मैं यूएस गया था तो मैंने मेरी पूरी पढ़ाई एजुकेशन लोन लेके करी थी, और मैंने 1.25 साल वहाँ जॉब भी इसलिए करी थी क्योंकि मुझे मेरा लोन पूरा ख़त्म करके आना था। तो मुझे कोई लाइबिलिटी नहीं चाहिए थी, ना ही ऐसा है कि मेरे पेरेंट्स वो लोन नहीं भर सकते थे, वो दे आर कैपेबल टू फुलफिल ऑल द थिंग्स। लेकिन मैंने सोचा कि मैं लोन भरता और फिर मैं इंडिया वापस, अब मैं इसलिए वापस आया भाई, जब मुझे ज़रूरत थी तो मेरे माँ बाप ने और मेरी फैमिली ने, मतलब आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, तो सभी ने सपोर्ट किया। मैं बड़ा हो गया, अब जब मैं करने लायक हो गया हूँ तो मैं यूएस भाग गया हूँ। घर के लाडले हो आप सबसे? हमारा घर बहुत बड़ा है, हमारे घर में बड़ी जॉइंट फैमिली है। नहीं फिर भी। हाँ, और तो हर कोई मानता है अपने आप को। नहीं पर फिर भी मतलब ऐसा रहता नहीं कि आई बिलीव सो। मैं मेरे जैसे मेरे घर में मेरा पेरेंट्स छोटा से भाई बहुत खुल के बात करता हूँ। अच्छा। हाँ, हमारे मैं समझता हूँ कि मुझे बहुत आज़ादी है कुछ भी बात कहने की कंपैरेटिवली, और मैं जो भी बात उनसे शेयर करता हूँ तो बहुत 1% केस ऐसा होगा जब वो कोई बात उनको मेरी पसंद नहीं आती हो, ऐसा मैं मानता हूँ। मुझे मतलब ये चीज पूछने में अच्छा भी लग रहा है, और ये चीज शायद लोगों को भी इंटरेस्ट आए इस चीज को जानने में कि ज्ञानेश्वर पाटिल जी को सब एज अ एमपी जानते हैं, राइट। बट वो घर के बाहर है, घर के अंदर वो इंसान क्या है? घर के अंदर यार, हमारी बड़ी शिकायत तो अभी उनसे ये है, शिकायत नहीं बोल सकते, ये है कि पहली बात तो वो 7 दिन होते हैं एक हफ्ते में, 7 दिन में से 1 या 2 दिन घर आते हैं, अच्छा। क्योंकि एरिया बड़ा है हाँ। और वो टूर पे रहते हैं जनरली। उनका ऐसा मानना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। 21 लाख वोटर्स हैं हमारी पूरी लोकसभा में, तो 1-2 दिन के लिए वो बड़ी मुश्किल से घर आते हैं। घर भी अगर आते हैं तो इट मीन्स ये है कि बुरहानपुर विधानसभा का उनका अगर कोई दौरा बना है तो वो बुरहानपुर आएंगे। अच्छा। हाँ। वो घर आने के लिए बुरहानपुर नहीं आ रहे हैं, वो वो बुरहानपुर आए हैं काम इसलिए के लिए घर आ जा रहे हैं। हाँ। तो जब हम अंदर घर में बैठते हैं तो वो हमसे बात करते हैं, बेसिकली वो चर्चा करते हैं। अगर रात में वो 12 बजे भी आते हैं तो वो पूछते हैं, पहले पता कर लेते हैं कि सब सो गए क्या, जाग रहे हैं क्या। अगर हम में से 1-2 लोग भी जाग रहे हैं तो वो फिर उनको हमको बुला लेते हैं उनके बेडरूम में, फिर हम वहाँ बैठते हैं और हम लोग, कोई टॉपिक नहीं होता है, वो हमको बिठाते हैं और वो उनका काम कर रहे होते हैं, हम जस्ट बैठे हैं उनके सामने, और फिर वहाँ से कोई ना कोई एक टॉपिक क्रिएट होता है या बात शुरू होती है कि आज तुमने दिन भर में क्या किया, किस किस से मिले, जैसे वो पूछते हैं, और किस किस से मिले तो तुमने क्या बात करी, क्यों मिले, क्या कारण था, और आज दिन भर में जब हम वापस घर आए तो आज क्या गेन किया। गेन किया इन द सेंस, नॉट इन द सेंस ऑफ मनी, इन द सेंस ऑफ नॉलेज, इन द सेंस ऑफ पीपल, कि हमने आज कितने नए लोगों से मिले। और जो अभी हम लोग उनके एब्सेंस में जब हम लोग घूमते हैं या पैसिवली हम लोग पॉलिटिक्स करते हैं टू फिल द वॉइड वी कैन से, तब फिर हम उनको दिन भर की पूरा डेटा देते हैं कि आज हम फॉर एग्जांपल बड़वा
विधानसभा गए या फिर हम लोग मानदाता ओमकारेश्वर साइड गए थे, कुछ लोग हमको मिले, उन्होंने ये बात बोली, उन्होंने वो बात बोली, फिर वो ऐसा बोल रहे थे, वो वैसा बोल रहे थे, फिर उसके अगेंस्ट में वो हमसे कोई रिटर्न सवाल नहीं करता है, वो सिर्फ सुन लेते हैं, कंज्यूम करते हैं। अच्छा, ये मैं समझ सकता हूँ कि ही इज अ गुड लिसनर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए आपसे पूछा कि एक जो उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है, जैसे आपने बोला अभी 21 लाख वोटर्स जो हैं, उनको हर एक इंसान की प्रॉब्लम सॉल्व करना है। हर इंसान की प्रॉब्लम सॉल्व करते करते घर की स्थिति गड़बड़ा जाए आदमी की, तो एक मेंटल पीस जो होता है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वो एक मतलब आपके घर की स्थिति भी लेके और सामने वाला वहां की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, हमारी उसके लिए मैं आई विल गिव द क्रेडिट टू माय जॉइंट फैमिली ओके। एज वेल एज हमारी मदर को इसका क्रेडिट हम देंगे, क्योंकि 99% केसेस में हमारे फादर बाहर ही होते हैं और बहुत कम केसेस में वो घर आते हैं और हम लोगों से मिलते हैं, और वो सिर्फ हमसे बात करते हैं। प्रॉब्लम हमारी जितनी भी सॉल्व हुई हमारे लाइफ से रिलेटेड, या जब हम स्कूल में थे, या हम कौन सी क्लास में हैं, या हमको पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग जाना है फॉर एग्जांपल, तो हमारे अंकल जो मेरे चाचा जी होते थे, या हमारे बड़े पिताजी हो गए, या हमारे बड़े भैया हैं, बड़े पिताजी के जो बेटे हैं, हमारे जनरेशन के सबसे बड़े हैं, तो ये हमारी जॉइंट फैमिली है, इसलिए हमारी सारी चीज़ें इजीली हो गई। दैट्स वाई वो इतने आसानी से कहीं पर भी अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि वो घर आने का उनको मोह ही नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारी फैमिली ऑलरेडी सेफ है। हमारे फादर को मिला के 5 भाई है टोटल, तो हम सब एक ही साथ रहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे फादर तो एक है, लेकिन हमारे गार्जियन 4 हैं। तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप अपनी फैमिली के लिए कितना थैंकफुल हैं कि आप ज्ञानेश्वर फैमिली में हुए। अगर आप मान लीजिए ज्ञानेश्वर पाटिल जी के बेटे नहीं होते और यहाँ पे नहीं होते, तो आपने कभी ऐसा सोचा है कि मैं कहाँ होता, क्या कर रहा होता? कितने थैंकफुल, हमारे पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे, तो हमको उनका बेटा बनने का सौभाग्य मिला। ये तो नेता लकड़ी वाली बात कर दिया आपने। अरे नहीं, नेता भाई, अभी ऐसा है कि अब ये जो भी सारी चीज़ें हमारे लाइफ में हो रही है, हाँ। अब इसके लिए हम तो हमारे पिताजी को ही थैंक यू बोलेंगे कि आपने इतनी मेहनत की, आप इस पोजीशन पे है, सब कुछ आपका ही है, और उसके कारण हम लोगों को दुनिया बहुत अच्छी नज़र से देख रही है, हमको वो लग्जरी, वो फैसिलिटीज़, वो सारी चीज़ें मिल रही है। तो कहीं ना कहीं उन्हीं का परिश्रम है और पूरा क्रेडिट उनका है। साथ ही साथ हमारी मदर को मैं ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगा, क्योंकि आज हमारे फादर जिस पोजीशन पे है, उसमें हमारे फादर को कभी कोई चीज़ का टेंशन हमारी मदर ने होने नहीं दिया। अच्छा। भाई, हम स्कूल में कौन सी क्लास में है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या खाएंगे, कितने घंटा खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, कितना पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, उसके बारे में हमारे फादर को ज़ीरो नॉलेज था। ये सब हमारी मदर ने ध्यान रखा है। कभी कभी आपको लगता है ऐसा, जैसे आपने मुझे इतनी सारी चीजें बताई, तो कभी कभी आपको लगता होगा कि यार काश, मतलब वो मैं समझ सकता हूँ कि उनके पास टाइम नहीं रहता होगा और ही इज वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, बट कहीं ना कहीं इंसान को लगता है कि यार पापा की आज मुझे यहाँ जरूरत थी और पापा यहाँ नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कभी मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि उनकी नज़र हमेशा है। अच्छा। मुझे ज़रूरत थी और मैं यहाँ नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। वो जब इतनी बड़ी लोकसभा को संभाल रहे हैं, तो हम तो 3-4 लोग हैं, क्या बड़ी बात है उनके लिए। हो जाता है। हाँ हाँ, वो हमारे पीछे भी तो कुछ लोगों को लगाया होगा, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ध्यान रखो इनके ऊपर। होता है, होता है। और जैसे आपने स्कूलिंग कहाँ से करी है वैसे? मेरी स्कूलिंग बुरहानपुर मैक्रोविजन एकेडमी से ही ओ हुई थी। भाई साहब, ये तो माइक्रोवेव मेरी क्लासमेट थी, आपको जैसे अश्विन यादव को आप जानते होंगे। अश्विन और हम लोग साथ में ही पढ़ते थे। तो हमारी क्लास की एक बैचमेट थी जो उस समय बुरहानपुर में पढ़ती थी, जहाँ पे बोला जाता था हम तो यहाँ रहते, हम तो नॉर्मल स्कूल में पढ़ने वाले, अब हमको ये बोला जाता था वहां पे बोले उसको आईपैड में पढ़ाते हैं। नहीं, आईपैड हमारे टाइम पे तो नहीं था। हम जैसे ही पास आउट हुए, मैं 2014 में वहाँ से पास आउट हुआ था, उसके बाद आईपैड कल्चर आया था। और बहुत अच्छी, मतलब हम लोग तो वी फील सो प्राउड कि हम लोग वहाँ से हमारी स्कूलिंग हुई है। बहुत अच्छी स्कूल है, और हमारी अपब्रिंगिंग जो आज हम लोगों को हम कह सकते हैं कि हम लोगों को बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस अगर कहीं से आया, तो आई विल गिव दिस क्रेडिट टू मैक्रोविजन एकेडमी। क्योंकि मैं वहाँ भी हॉस्टल में था।
हॉस्टल लाइफ तो मैंने भी जी है। मैं मैक्रोजन एकेडमी में भी हॉस्टल में था, वही के वही, अच्छा, बुरहानपुर के बुरहानपुर। हॉस्टल के कुछ कांड वांड हो तो आप बता सकते हो। अरे हॉस्टल हॉस्टल लाइफ तो सबने जीनी चाहिए एक बार लाइफ लाइफ में एक बार में, जीनी एक चाहिए। बार। और कॉलेज मतलब जो आफ्टर स्कूलिंग जो हॉस्टल लाइफ होती वो नहीं, स्कूल की हॉस्टल स्कूल लाइफ की हॉस्टल लाइफ। जिसमें लिमिटेड रिसोर्सेज मिलते हैं आपको, हम्म। और वॉच आपके ऊपर 100% होता है। तीसरा ये कि फैमिली से आपको कोई सपोर्ट नहीं होता है गलत काम करने के लिए। हाँ। तो उसमें जो आप क्रिएट करते हैं वो बहुत लाइफ टाइम मेमोरी होती है। उन सारे माहौल, उस जैसे माहौल में इतने स्ट्रिक्टनेस, टाइमिंग्स, ये सारी चीज़ें होती है। और उस माहौल में जब हमको थोड़ी सी हमको लीकेज क्रिएट होती है और भी हम थोड़ा सा मस्ती कर लेते हैं या कुछ भी फ्रेंड्स के बीच में करते, तो एक मेमोरी होती है। आज भी हम लोग, मैं यूएस चला गया, मैंने इंजीनियरिंग इंदौर से करी, उससे ज़्यादा मेमोरीज मेरी स्कूल के हॉस्टल की है। आपके दोस्त हैं अभी हॉस्टल के कुछ हाँ साथ हाँ, में? सारे हैं, पूरे के पूरे, है ना? पूरे हैं। उसके बाद हॉस्टल के बाद में जितने बने होंगे वो उनका आता पता नहीं होगा, बट नहीं मुझे नहीं, ऐसा लगता हॉस्टल के बाद में जब हम इंजीनियरिंग करने गए है। हाँ। तो हम 4-5 तो साथ में गए ना वहाँ से, अच्छा, हॉस्टल से निकल तो के वो साथ वही है, अभी भी वही है। वही है, नया कुछ नहीं है। अच्छा, जैसे एक चीज और है कि आपको प्रेशर आता है कभी? जैसे जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, आप जिन ज्ञानेश्वर पाटिल जी के बेटे हैं, तो उस चीज का प्रेशर आपको कभी आता है? हाँ, थोड़ा तो रहता है हमको भाई, प्रेशर हम लोग प्रेशर नहीं बोल सकते। अगर हमारे आचरण हमारा ठीक है, हम्म। हमारा रहन सहन ठीक है, हम लोगों से पोलाइटली बात कर रहे हैं, हम ऐसा कोई गलत काम हमारे जीवन में कर ही नहीं रहे हैं हम्म। नॉर्मली भी, हम्म। तो वो कोई प्रेशर नहीं है। पॉलिटिशियन का सन होना फिर प्रेशर नहीं है। लेकिन हमारी आदतें खराब हैं, हमको कुछ ऐसा करने की आदत है जो समाज हमको एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अगर मैं वही वही करता रहूँगा तो फिर तो प्रेशर रहेगा। हाँ, आई गॉट दैट पॉइंट। मतलब हम ऐसे लोग हैं कि अंधेरा हो गया, हमको कोई काम नहीं तो हम सीधा घर जाएंगे। हाँ, सही बात। तो और ये चीज, जैसे आपने अभी बोला कि आपकी पढ़ाई माइक्रोविजन से हुई है, और एक लोग ये भी बोलते हैं कि जैसे मैंने लास्ट पॉडकास्ट भी लिया था राजू भदौरिया जी का। और मोस्टली लोगों के मन में ये चीज है भी कि जो पॉलिटिशियन का बच्चा होता है वो क्यों बाहर जाके पढ़ रहा है, क्यों वो गवर्नमेंट स्कूल में, जो गवर्नमेंट वाली स्कूल है वहां पे बैठी है, उसको पढ़ाई क्यों नहीं कराई जाती? मेरी स्कूलिंग बुरहानपुर से हुई, हाँ। मेरा बैचलर्स इंदौर से हुआ। हाँ। अब मुझे मास्टर्स करना था कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में। हाँ। अब वो कोर्स यहाँ पर कोई पढ़ा नहीं रहा था। अब वो पढ़ा रही थी सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है निकमार, हाँ। पुणे में। हम्म। वहाँ मेरा एडमिशन हुआ भी। हम्म। अब उसके अगेंस्ट में मैंने दो चीज़ें देखी हम्म। कि मुझे करना था सेमीकंडक्टर कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की प्रैक्टिस। वो हमारे यहाँ तब तक शुरू नहीं हुआ था। अब जाके टाटा ने अपना ढोलेरा सिटी, गिफ्ट सिटी में अपना सेमीकंडक्टर कंस्ट्रक्शन शुरू किया है। कब? जब मैं वापस आ गया तब तब। तो मतलब क्या निकला? तो फिर तब तक जो चीज़ नहीं थी और मुझे वो करना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि हमने हमारे बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं भेज रहे, या फिर कोई भी पॉलिटिशियन, भाई कोई भी माँ बाप नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा ऐसी स्कूल में जाए जहाँ पर वो सारी चीज़ें ना हो जो उनके बच्चे को दिलाना चाह रहे हैं। राइट? अब आप मेरे से पूछोगे कि यार आपके फादर ही पॉलिटिशियन है, आपने गवर्नमेंट स्कूल को ऐसा करना चाहिए था कि वहाँ बच्चे और जाने चाहिए। लेकिन जस्ट टेल मी वन थिंग कि आप जब, जैसे आप पैदा हुए, आपका जन्म हुआ, आप कब हुए? मैं 1999 का 1999 में। अब 2005 में कितने 1999 के बाद 5 साल और जोड़ लो, 2004। तो 2004 5 साल मिले आपको। अब 2004 के अंदर अब मैं आके आपको बोलूं कि अब आपको बस चलानी पड़ेगी। अब बताओ मैं कैसे चलाऊंगा? आप 5 साल में बस चला के बताओ मेरे को, क्यों? क्योंकि आपको दिए ना 5 साल। आई गेटिंग माई पॉइंट? समझ गया। हमको अगर बस चलानी है तो हमको पूरा 30 साल का होना पड़ेगा।
हाँ रही बात गवर्नमेंट स्कूल की कि हमारे स्कूल्स की हालत इतनी खराब क्यों है, हाँ ये मैं समझता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये किसी आइडियोलॉजिकल स्टेटमेंट है या फिर किसी पार्टी से अलाइंड होकर मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। गवर्नमेंट स्कूल की हालत इसलिए खराब है क्योंकि हम लोगों के अंदर से ना वो माइंडसेट ही नहीं गया कभी, कैसा माइंडसेट? ब्यूरोक्रेसी को सलाम करने का माइंडसेट। आज व्यवस्थाओं को कौन चलाएगा? हमारे आसपास जितनी ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी है उन सारी ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने के लिए ब्यूरोक्रेसी चाहिए, हम्म अधिकारी चाहिए, नेता चाहिए। हम्म लेकिन नेता हर 5 साल में बदलता गया, हम्म अधिकारी नहीं बदला। पॉलिसी बनाने वाला जो है, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाने का काम अधिकारियों का था, नेता बना के निकल गया। तो जो अकाउंटेबिलिटी है वो सिर्फ नेता की क्यों, हर बार नेता के ऊपर क्यों ठोप दिया जाता है? हर बार नेता के ऊपर क्यों ठोप दिया जाता है, जबकि जितनी ज्यादा इनसिक्योरिटी नेता को है उतनी तो किसी को नहीं है। हाँ, क्योंकि भैया 5 साल बाद उसको पता है काम अब नहीं करा आपका तो नौकरी पॉडकास्ट चली आप जाएगी। चला रहे हो, नहीं चला 3 महीने कोई दिक्कत नहीं, आप चौथे महीने चला लेना। हाँ। नेता का चुनाव हार गया और नहीं आया वापस पावर में, क्या कर लोगे आप उसका? वो क्या करेगा बेचारा, उसकी तो लाइफ चली गई। खत्म ना उसका। लेकिन किसी अधिकारी ने अगर कोई चीज डिलीवर नहीं करी, हमारे स्कूल की हालत हमको ठीक करनी थी, हमने जवाबदारियां दे दी, उन सारी चीजों की अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? हमेशा नेता क्यों लेगा? कांग्रेस या बीजेपी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों लेगी? कोई अधिकारी क्यों नहीं ले रहा है? हमारे यहाँ पर पॉलिटिशियन जब चुनाव जीतता है तो कार्यकर्ता सेलिब्रेट करते हैं, बहुत एकदम अच्छी रैली निकलती है, हम लोग भी तारीफ करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन सारी चीज़ों से दूरी बनाते हैं। वो लोग कहते हैं कि यार कितना डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम इनके पीछे चलेंगे, अब हम इनको क्यों वो करें? क्यों? क्योंकि उनकी आइडियोलॉजिकल थिंकिंग उनके साथ मैच नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही कोई हमारी गली में का उस्ताद अगर कोई आईएएस आईपीएस बन जाए, हाँ तो पूरी गली उसके माँ बाप के पैर छूती जाके। हाँ, ये बात तो है। क्यों छू रहे हो भाई पैर? आईपीएस बने हैं, आईएएस बने हैं, जस्ट लाइक कोई पायलट बना है, कोई डॉक्टर बना है। कोई आईएएस अगर आईएएस बने हैं और कोई पायलट अगर पायलट बना है, तो आईएएस बन गए तो क्या सब आ गया हमको? या तो क्या आईएएस बनने के बाद में चीजें डेवलप हो गई, या जो चीज की कमी थी वो फुलफिल हो गई? हमारे यहाँ पर वही कॉन्स्पिरेसी हम लोगों के दिमाग में डाली गई है, हमको सिखाया गया है, या हमारे बीच हमारे दिमाग में उसको प्लांट किया गया है कि वंस अ ब्यूरोक्रेट इज ऑलवेज अ ब्यूरोक्रेट। तो हम डर गए कि इसको उंगली नहीं कर सकते, हाँ इसको सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि ये तो रहेगा। हाँ, नेता को कर सकते हैं, नेता चुनाव हार सकता है, इसका ट्रांसफर भी हो जाएगा तो वापस आ गया और फिर ज्यादा ज्यादा ट्रांसफर होगा, नौकरी थोड़ी जाएगी। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ट्रांसफर होगा या वापस यहाँ आ गया तो फिर दिक्कत है। अब यही लोग किसी अधिकारी को जी सर, नमस्ते सर, सलाम सर, ये सब करते हैं। मत करो। इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू आस्क क्वेश्चन टू पॉलिटिशियन, देन यू शुड आस्क क्वेश्चन टू ब्यूरोक्रेट एज वेल। हम किसी भी सांसद या विधायक को सड़क पे खड़े रह के सवाल पूछ सकते हैं। आप किसी कलेक्टर को सड़क पे खड़े रह के सवाल पूछने की हिम्मत करके बताओ। नहीं, आप पूछ के बता दो, आपके पास तो पावर भी है, अब नहीं पूछ सकते आप फिर भी। अकाउंटेबिलिटी सिर्फ पॉलिटिशियन की क्यों, सिर्फ सरपंच की क्यों? सही बात है। गांव के सचिव की क्यों नहीं? और उसका ट्रांसफर क्यों कर रहे हो जब तक काम पूरा नहीं होता है? उसको वही रखो, काम पूरा करके जा। हमारे यहाँ अगर कोई कलेक्टर आए हैं, उनके टेन्योर में अगर कोई काम शुरू हुआ है तो ही शुड मेक श्योर कि उसके रहते रहते काम पूरा हो। हाँ वो ट्रांसफर लेके चले जाते हैं या फिर ट्रांसफर हो जाता है, ऐसा सिस्टम बना हुआ है हमारे यहाँ। हाँ, अब जब ट्रांसफर हो जाता है तो फिर जब नया आता है वो नए सिस्टम बनाता है, काम डिले हो जाता है, और नेता बेचारा परेशान रहता है, अरे यार साहब देख लो, साहब कर लो, हो जाएगा, होते हो रहेगा। जाएगा। अब नेता टेंशन में रहता है, साला मेरे चुनाव के 5 साल मिले, 3 साल निकल गए, 2 साल बचे, यार सर इस फाइल को आगे बढ़ाओ, इस रास्ता नहीं बना तो यहाँ के लोग वोट नहीं डालेंगे। साहब का क्या जा रहा है? नहीं बने रास्ता, साहब तो वही है। अब एक चीज बहुत वो बताता हूँ, जैसे आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि
पुनासा, मूंदी, नर्मदा नगर और सनावद भी ले रहा हूँ मैं, इंक्लूड कर रहा हूँ, खंडवा, इन पूरे एरिया में सब कहीं पे भी हेल्थ को लेकर अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। अनटिल और अनलेस जब तक उस इंसान जो भी मरीज है उसकी तबीयत एकदम बहुत ज्यादा खराब नहीं हो जाती, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। हाँ, तब तक उस इंसान को वहीं रखा जाता है, और जब खराब बहुत ज्यादा हो जाएगी, वो एंड कगार पे ही खराब होने के, तब उसको रेफर किया जाता है इंदौर। बहुत 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 अच्छी बात है हेल्थ को कि लेके। हम लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हाँ नहीं, मेरा ये क्योंकि मानना है, क्योंकि मेरे हेल्थ, घर में 2 केस हो चुके हैं। वही बात हो गई ना कि जब तक हमको कोविड नहीं हो जाए तब तक वो कोविड नहीं है। अब जैसे आपके घर में वो केस हुआ तो आपने उस पॉइंट पे बात करना शुरू करी, क्या यहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए, हाँ। होना चाहिए। अभी क्या होता है जनरली कि हम लोग कब जागते हैं, इंडियन मेंटेलिटी के लोग, हम लोग मतलब हम सब, आप भी मैं भी, हम लोग कब जागते हैं, जब हमको प्यास लगती है। हम कोई भी नगर बसता है या कुछ भी होता है तो हम मूलभूत सुविधाओं के नाम पर क्या मांगेंगे उनसे? सड़क, पानी, बिजली और स्वास्थ्य और शिक्षा, इतनी चीज़ें मांगेंगे हम। लेकिन हमारा जब गांव समृद्ध होता है ना, तो हम क्या मांगते हैं पता है आपको? बीइंग अ जनता, सामुदायिक भवन, मंदिर की छत, मस्जिद की मजार, मजार नहीं मतलब चबूतरे के ऊपर टीन शेड। तो ये मांगने वाले कौन है? हम ही लोग हैं। हमने क्या मांगना चाहिए था? गुड एजुकेशन, गुड एजुकेशन, हेल्थ। हेल्थ। हम वेट कर रहे हैं कि सरकार भोपाल से कोई योजना चलाए, हाँ, और उसमें फिर हमको तो मिल ही जाएगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं है। हम लोगों को सबसे पहले ये तय करना पड़ेगा कि हमको चुनाव जीतने के बाद मांगना क्या है। हाँ मतलब चीजें, सीधी सी बात यह है कि जनता अगर वोट दे रही है तो उसको ये पता होना चाहिए कि तेरे एक वोट की कीमत, तू जो चाहता है, जो उस जगह पे जरूरत है जिस चीज की, वो मिले। तो कोई भी पॉलिटिशियन यही चाहता है कि हमारी जनता जब हमसे मिले ना, मतलब कोई विधायक, सांसद, मतलब ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं मेरे फादर को देख रहा हूँ, तो उनकी इच्छा, वो पता है, वो इन सारी चीज़ों से ना थोड़े से विचलित हो जाते हैं कि एक गांव के लोग आए, फिर बोलेंगे यार हमको भवन चाहिए, फिर दूसरे गांव के लोग आएंगे हमको ही भवन चाहिए। यार 8-10 गांव मिलके एक बड़ा भवन बना लो ना, बड़ा भवन बनाओ। हाँ, लेकिन उनको सबको अपने अपने गांव में, अब अच्छा उसमें भी एक और ब्रेक थ्रू है। जैसे इस समाज को मिल गया, अब हमारे गांव में उस समाज का है ही नहीं, हमको उस समाज के लिए भी चाहिए, समाज के लिए अलग फिर उस समाज के लिए भी चाहिए, तो नेता की आधी एनर्जी उसमें घुस जाती है। अच्छा इसका भी कर दिया, इसका भी कर दिया, अच्छा तेरा बचा था क्या, अच्छा तू भी नहीं नहीं, आप बांट नहीं रहे हो, कोई नेता बांट ही नहीं रहा है, आपको फोर्स किया जाता है बांटने के लिए। बांटने के लिए। क्या दादा, चुनाव में आप आए थे, आपने बोला था हमारे गांव में हमारे मंदिर है, उसके ऊपर 3 चबूतरा नहीं है, वो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, आई डोंट डिनाई दैट। लेकिन 3 या फिर चबूतरा अगर थोड़ा 6-8 महीने लेट भी बन जाता है, उसके पहले हमारी मूलभूत सुविधाएं पूरे गांव की अगर कंप्लीट हो रही है कलेक्टिवली, तो वो ज़्यादा बेटर है। भाई, हम मंदिर जा रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, वहाँ पर बारिश हो रही है, वहाँ भक्त गीले हो रहे हैं, ये एक सवाल है, इसको आप प्लीज सर रिजॉल्व करिए। ये नेता से पूछा जाता है, नेता बोलता है ठीक है, यहाँ क्या करना है बताइए, मैं आपकी मदद करता हूँ। फिर वो लगा कि हमको 3 और चबूतरा दे दो, लेकिन उस गांव में अगर बेसिक स्वास्थ्य केंद्र खराब है तो उसके बारे में गांव के सारे लोग कलेक्टिवली क्यों सवाल नहीं पूछ रहे हैं किसी नेता से? और वो सवाल कब पूछेंगे? जब आंदोलन करना होगा। अरे हम बैठ के भी तो बात कर सकते हैं, आप ही का विधायक है, आप ही के सांसद है, हमको सरकार के खिलाफ में कोई भी सवाल अगर क्रिएट होता है तो जब तक वो आंदोलन नहीं बन जाता, जब तक वो पूरा मीडिया में नहीं आ जाता, तब तक वो मूलभूत सुविधाओं के ऊपर कोई चर्चा नहीं करता है। जब तक वो चीज, मतलब वही है कि जब प्यास लगी तभी कुआं खोदते हैं। हाँ, तो मेरी ऐसी इच्छा है कि गांव के लोग बढ़िया झुंड बना के कभी भी सांसद से मिलने आए या विधायक से मिलने आए तो उनसे जाके मिले, हंसी मजाक करें, उनसे कनेक्ट करें। हाँ, ताकि वो इंसान भी आपकी चीजें समझे, कनेक्ट हो आपसे। और हम लोगों को रियलिस्टिक डिमांड्स रखनी पड़ेगी, हमको ये समझना पड़ेगा कि इनकी पावर कितनी है, ये कितना कर सकते हैं, और कितना हमें भी करना है, और कितना हमारी साइड से भी हमारी साइड से भी होना चाहिए। हाँ, ये चीज़ें हमको समझना पड़ेगी। लेकिन फिर हम लोग क्या है कि बटे हुए पॉलिटिक्स में,
अच्छा। हाँ। तो हम जानबूझ के ऐसी डिमांड क्रिएट करते हैं ताकि जो हमारा नेता है वो परेशानी में आ जाए और फिर वो कियोस क्रिएट हो और फिर वो आंदोलन हो जाए। अच्छा। तो जयेश भाई, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि ये निमाड़ के लोगों को ऐसा लगता है कि जो ज्ञानेश्वर पाटिल जी हैं वो सिर्फ और सिर्फ बुरहानपुर का ही भला करते हैं, उसके अलावा जो दूसरे रीजन है निमाड़ के वहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं। ये लोगों का मिथ है या लोग बात भी करते हैं, मैंने सुना भी है। नहीं, बिल्कुल ये जो लोगों का मानना है हाँ। कि सिर्फ बुरहानपुर का भला करते हैं या फिर कि बाकी निमाड़ को इग्नोर करते हैं, मुझे नहीं लगता ये बात सच है। जी। क्योंकि कोई भी सांसद अगर है हम्म। तो सांसद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट कभी भी किसी एक डिस्ट्रिक्ट पे सीमित नहीं होता है। हम्म। सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है? सेंट्रल पूरा। सेंट्रल पूरा, उसका मतलब ये होता है 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के एक रोड बनानी है, हाँ। एक रीजन से दूसरे रीजन को जोड़ना है तो रेलवेज लानी है। हम्म। तो अब आप मुझे बताइए कि पासपोर्ट ऑफिस कहाँ खुला? नहीं है, भोपाल जाना पड़ता है इंसान को। खंडवा में है भैया। है। खंडवा में पासपोर्ट ऑफिस है। मेरे को आज पता चला। ये पासपोर्ट ऑफिस कौन लाया? हमारे सांसद जी लाए। ये मेरे को आज पता चला क्योंकि मैंने आज से 2 साल पहले जब पासपोर्ट बनवाया। आप नहीं, मेरा छोटा भाई है कुणाल, हाँ। मेरे चाचा का बेटा है, उसका पासपोर्ट उसने खंडवा से बनवाया। पुलिस वेरिफिकेशन हो गया। मेरे साथ के कितने लोग हैं जो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले रहे हैं और पासपोर्ट बना रहे हैं। उसमें कोई वीआईपी कल्चर नहीं है। आप ऑनलाइन जाइए, आप बुक करिए, पासपोर्ट बनाइए। जबकि मैंने 2 साल 3 साल पहले जब बनवाया था तो वो भोपाल से बनवाया, मैं पापा नहीं बताया था मेरे को, क्योंकि वहां से बोले ऑनलाइन तेरे को अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आएगा, फिर यहाँ से फाइल जाएगी एसपी ऑफिस, फिर वो पूरा वेरीफाई होगा, देन फिर देखो। वही प्रॉब्लम है ना कि आदमी पॉलिटिक्स कर गया ना आपके साथ। हाँ। आपको उसने क्या बताया कि सांसद जी ने सब कहाँ के लिए किया? बुरहानपुर के लिए कर रहे हैं? ऐसा नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति जिम्मेदारी वाले पद पे अगर पहुंचा है तो उसकी जिम्मेदारी उससे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझता है। सवाल उठाना आसान है, लेकिन उस सवाल की गंभीरता को वो व्यक्ति नहीं समझता है। जैसे आपने बताया कि इच्छापुर हाईवे और रेलवे, तो इन सब का डेवलपमेंट अभी ये सब चीजें चल रही है, प्रोसेस है। इंदौर इच्छापुर हाईवे, रेलवे हो गया, रेलवेज हो गया, पासपोर्ट को तो आपने बता ही दिया। पासपोर्ट मैंने आपको बता दिया। इरिगेशन इरिगेशन को लेकर बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अभी मैं बताऊं, जितने ज्यादा लिफ्ट इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, जितने इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आसपास चल रहे हैं, 70% प्रोजेक्ट खंडवा डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं। 70%। तो आप मुझे बताइए, ये कैसे आप बोल सकते हैं कि बुरहानपुर के लिए ज़्यादा कर रहे हैं और खंडवा के लिए नहीं कर रहे हैं? जितना रेलवेज में, जितनी रेलवे या जितनी ट्रेन खंडवा के लिए रुकी उतनी बुरहानपुर के लिए नहीं रुकी। हाँ। क्योंकि हर जगह की डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। जितनी ज़रूरत है बुरहानपुर को उतनी हम मांग रहे हैं, जितनी ज़रूरत खंडवा को है उतनी ही वो मांगेंगे। हाँ। ओवर तो करेगा नहीं आदमी। ओवर तो करेगा नहीं, ओवर करने की परमिशन ही नहीं है, उतना हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है। लेकिन जितनी भी लिमिटेड हमारे पास रिसोर्सेज है उसी में सबको बराबर बढ़ जाए, सब बराबर हो जाए, सब हमको ही मिल जाए या सब एक ही जगह हो, आप कहीं और ध्यान मत दो, ऐसा नहीं हो सकता है। आप 100 पत्थर मारो, 100 गालियां दो या 100 एलिगेशंस उनके ऊपर लगाओ, वो जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे और जिस स्पीड से कर रहे हैं या जो उनकी इच्छाएं हैं वो उन्हीं हिसाब से सारी चीज़ों को करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मुझे कैसे चीज़ों को बांटना है। उनकी 26-27 साल की एज में ही वॉज द यंगेस्ट जिला पंचायत अध्यक्ष ऑफ खंडवा, जब खंडवा बुरहानपुर जब खंडवा का पार्ट था, तो जब वो 27-28 साल के थे मेरे हिसाब से, वो तब जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे थे भैया, यंगेस्ट थे। और उनके अंडर में था बुरहानपुर भी था, खंडवा भी था, और पानी रोको अभियान करके कुछ अभियान चालू हुआ था। मैं तो बहुत छोटा था, बहुत छोटा मतलब मैं समझ लो गोद में था। अच्छा। 2001 या 2000 की बात है। पानी रोको अभियान में हम गुजरखेड़ी जाते हैं, आपने देखा होगा गुजरखेड़ी, कुनासा और मुंदी के बीच में गुजरखेड़ी आता है। गुजरखेड़ी के पास में एक नदी है, उस पर एक छोटा सा बैराज बना हुआ है। हाँ। वो बैराज इनके जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए 2000 में बना था। ऐसे उन्होंने 8 स्टॉप डैम टाइप के बनाए थे पानी रोको अभियान में। उस समय उस नदी का पानी आफ्टर विंटर सूख जाता था, गर्मी आते आते उसमें पानी ही नहीं बचता था। आज किसान वहाँ 2-2 फसल ले रहा है उसके कारण। हाँ ना। तो फिर वो बुरहानपुर में क्यों नहीं किया उन्होंने? खंडवा के गुजरखेड़ी में क्यों किया? चाहते तो वहां भी हो सकता था, डेवलपमेंट वहां भी हो सकता। उनके चाहने से नहीं होगा। हाँ। जहां जरूरत होगी वहां होगा। ये बात तो है। गुजरखेड़ी वाले एरिया में जरूरत थी,
बुरहानपुर रीजन में पानी की कमी नहीं है कंपैरेटिवली हाँ। खंडवा के। खंडवा कमी की नहीं है ऐसा नहीं है, कमी तो है, कमी है। लेकिन जितना खंडवा को जरूरत थी उतना खंडवा को मिला। हमको ये धारणा मन से निकालनी पड़ेगी। हम ये सोचते हैं यार आदमी खंडवा का होना चाहिए, सांसद खंडवा से बने, खंडवा से बने, क्या हो जाएगा उससे? आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए कि हमको ना ये चीज़ समझना पड़ेगी कि किसी सांसद का जो काम है ना, वो ये नहीं है कि हमारे गली में नाली बना दो, हमारे गली में लाइट का खंबा लगा दो। नहीं, ये सब काम नहीं है। सांसद का काम है दिल्ली में बैठ के लॉ बनाना। पॉलिसी मेकर्स, दे आर लॉ मेकर्स। और उसी के अंडर में भारतमाला परियोजना शुरू हुई। कैसी शुरू हुई? आपने सांसद बनाया, सांसद वहां गए, भारतमाला परियोजना करके गवर्नमेंट ने एक स्कीम चालू करी। उसके अंडर में क्या है, हमको डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है जनता को, लेकिन भारतमाला परियोजना में देश की सारी सड़कें बनेगी। अब भाई सांसद को जाके बताना है कि हमारी प्रायोरिटी सड़कें कौन सी हैं। भाई साहब हमारी ये सड़कें इसको बनाइए। ऐसी जनरली बात तो ऐसी करेंगे अपन जाके कि हमको अगर मंत्री जी से बात करना है, भाई मंत्री जी को थोड़ी वो आएगा कि यार नहीं ज्ञानेश्वर जी क्या मुझे ऐसी सड़क बन, नहीं, हमको जाना पड़ेगा। हाँ। तो हम गए, हमने बात की। हमको इंदौर इच्छापुर हाईवे साउथ को जोड़ता है और ये ऑलरेडी उनके नोटिस में थी। सामने वाले का रिमाइंड हो गया फिर एक बार और रिमाइंड हो गया कि नहीं यार ये तो डिमांड है और ये साउथ का बहुत बड़ा मिसिंग लिंक है, ये काम जरूरी करना, काम जरूरी है। अब आज की तारीख में हम लोग अगर कहीं भी सामान हमको अगर ढोना है या कोई भी हमको खेती का मान लो पेरिशेबल आइटम, हम सब्जी हमारे उगती है, हम इंदौर भेजते हैं। इंदौर जितनी देर में पहुंचती है उसका भाड़ा हमको डबल डिजिट में लगता है। हाँ। अब वही गाड़ी अगर एक दिन में 2 राउंड मारेगी तो हमको सिंगल डिजिट में लॉजिस्टिक कॉस्ट जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। तो वो फायदा है हमारा हाईवे से। आज बड़वा सनावद में कितने परेशान है लोग जब वहाँ अंदर जैम लगता है। लोकल का व्यक्ति गला दबने ऐसा फील करता है। बॉम्बे बाजार से आप वहां तक के लिए रेलवे स्टेशन के बीच में कितना जाम लगने लग जाता है। कितना जाम लगने, तो ये बेनिफिट है। फिर हम आ जाते हैं रेलवेज पे कि भाई लोग बोलते हैं यार सांसद जी ट्रेन रुकवा दी, ट्रेन ही रुकवाते रहते हैं और कोई काम नहीं है, ट्रेन ही रुकवाते। यार उनको क्या मजा आ रहा है? हाँ, लेकिन ये चीज़ जरूरी है। अब वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेन्ड होने वाली चीज़ों पे ही हमको काम करना पड़ेगा। सस्टेन्ड होने वाली का मतलब ऐसी चीज़ें जो हमारे आज भी काम में आए और बाद में भी जीवन भर काम में आती रहे, उन चीज़ों पे काम करना है। ना कि मुझे आज जख्म हुई, आज बैंडेज लगाई, ठीक हो गया। वो जख्म बार बार क्यों हो रही है उसकी रूट कॉज पे काम करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि हमको जो डॉक्टर पट्टी लगाता है ना सिर्फ, वो अच्छा लगता है, लेकिन जो डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना वो किसी को पसंद नहीं आता, उसको हम गाली देते हैं। हाँ। तो इसलिए कंपाउंडर सबका फेवरेट होता है, डॉक्टर को सब कुछ भी बोलते हैं। हाँ कि भाई ये आएगा अपना काम करके चले जाएगा। तो उसमें ये है कि भाई रेलवेज का मतलब ये है कि जो ज़्यादा अधिकांश ट्रेनें हमारे रुकती है ना, ट्रेन रुकवाने के पीछे का कारण ये है कि हमारे लोगों को समझना पड़ेगा कि हम बार बार रेलवेज रुकवाने पे फोकस क्यों करते हैं। 2 चीज़ें बढ़ती हैं। एक तो हमारे लोकल एक सिटी से कनेक्शन बढ़ जाता है अगर हम एक ट्रेन ज़्यादा रोकते हैं तो उस सिटी से हमारा बिजनेस शुरू हो जाता है। हाँ। बिजनेस शुरू हो जाता है तो जो व्यक्ति, रेलवे सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टिंग मोड है हमारे यहाँ, तो जो हमारे यहाँ के व्यापारी है वो नए शहर में नई लिंक खोल सकते हैं। उनको नया मार्केट मिला। क्यों मिला? जस्ट बिकॉज ऑफ रेलवेज। पैसेंजर्स को ट्रेन मिल गई। दूसरा ये है कि हमारा कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन होता है ज़्यादा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के कारण। भाई आज हम निमाड़ी है, महाराष्ट्र के आदमी को मालूम ही नहीं निमाड़ी आदमी कैसा होता है। हाँ, नहीं पता। लेकिन जब तक हमारे यहाँ कनेक्टिविटी नहीं रहेगी तब तक हमारा कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन कैसे आएगा? जब वहाँ का आदमी यहाँ नहीं आएगा और यहाँ का आदमी वहाँ नहीं जाएगा तो इंसान एक दूसरे को पहचानेगा कैसे? पहचानेगा नहीं तो रिश्तेदारियाँ नहीं होगी, रिश्तेदारियाँ नहीं होगी तो संबंध नहीं होंगे, संबंध नहीं होंगे तो फिर बिजनेस नहीं होगा। हाँ। और बिजनेस नहीं होगा तो फिर हम गरीब ही रहेंगे जीवन भर। देयर इज द रोल ऑफ रिलेशन बिल्डिंग। यही तो बात है। आज अगर मुझे मुंबई कुछ सामान भेजना है, मैं बिल्कुल हिचकिचाऊंगा नहीं, मैं सीधा जाऊंगा रेलवेज में पैकेज बुक करूंगा, रखूंगा, वहाँ उतर जाएगा। हाँ। आज अगर ये मुंबई वाली ट्रेन हमारे खंडवा में नहीं रुक रही होती तो कैसे भेजोगे सामान? ट्रक से डबल पैसे ट्रक में डबल पैसा आएगा, डबल पैसे देके भेजो। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब रेलवेज का ये रोल है। अब क्या है कि मेरे को उसका डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है क्योंकि मैं बिजनेस ही नहीं है मेरा, मैं तो जॉब करता हूँ, मुझे क्या लेना देना।
तो भाई हर चीज तेरे लिए थोड़ी करेंगे यार, सही बात है। और भी लोग हैं ना। जैसे एक सवाल मैं आपसे बहुत मतलब मेरे मन में चल रहा है बहुत टाइम से, और मुझे ऐसा लगता है ये सवाल आपको भारी पड़ सकता है। तो वो ये है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पास से अगर पावर और पैसा चले जाए तो आपके इर्द गिर्द जितने लोग घूम रहे हैं वो एक भी नहीं रहेगा, ऐसा है? या कुछ लोग हैं आपके साथ जो शायद आपके साथ उस पल में भी खड़े हैं जिस पल में देखो आपके उस पास कुछ भी व्यक्ति नहीं? को ना ये चीज बहुत हमेशा हमेशा अच्छे से पता होती है, हाँ। जो पावरफुल होता है, हाँ कि क्या रहेगा और क्या जाएगा। हाँ तो वो हमेशा प्रिपेयर्ड होता है कि कुछ नहीं रहेगा तो क्या बचेगा, और कुछ रहेगा तो क्या आएगा। आएगा। तो जिस व्यक्ति ने ये चीजें समझ ली हाँ कि पावर की क्या इंपॉर्टेंस है, पावर रहने से और पावर नहीं रहने से क्या क्या हमारे लाइफ में चेंजेस हो सकते हैं, वो व्यक्ति को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। तो ये चीज तो आप बहुत लंबे समय से देखते आ रहे होंगे ना, दैट्स व्हाई यू हैव द भाई एक्सपीरियंस। मैंने मेरे लाइफ में कोई बहुत पॉलिटिक्स करी नहीं, मुझे बहुत सारी चीजें वरदान में मिली। हाँ वही चीज मैं बता रहा हूँ। वरदान में मिली। अब वरदान में मिली तो कुछ चीज़ें मैं भी सीख लिया कि भाई ठीक है, पावर अगर चली जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ लोग हमारे पास से चले जाएंगे, लेकिन हमारे पास रहेगा क्या जो हमने कमाया, जो हमने हमारा खुद का कमाया। हमने हमारा खुद का क्या कमाया भाई? जैसे मैंने हिमाचल, आपसे मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, तब पावर रहे नहीं रहे आप तो मेरे फ्रेंड ही रहोगे, फ्रेंडशिप तो रहेगी। चकाचौंध और जो ऐसा ग्लैमर दिखता है, ग्लैमर शायद कम हो जाए। हाँ बाकी इंसान तो जो है वो वही इंसान तो रहेगा। है। अब मैं जिनसे मिला आज दिन भर में, जितने लोगों से मिला, पावर नहीं होने के बाद भी अगर मैं उनसे मिलूंगा तो मिलेंगे मुझसे, क्या फर्क पड़ता है। और जयेश भैया एक चीज मैं आपसे और ये चाहता हूँ कि आपके थ्रू ये चीज हमारे निमाड़ तक भी पहुंचे, वो ये है कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि कंटेंट क्रिएशन जो है आज के डेट में बहुत ज्यादा हाँ ग्रो बहुत हो अच्छी रहा है। बात है, बहुत अच्छी बात। तो आपके लिए आपके माइंड में ऐसा कोई सा थॉट है जो हमारे निमाड़ के जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए कुछ चीज आए या कुछ होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से? क्रिएटर्स के लिए, हाँ जो निमाड़ के क्रिएटर्स हैं। निमाड़ के क्रिएटर्स के लिए तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं तो क्रिएटर नहीं हूँ, मतलब मैं कंटेंट क्रिएशन में नहीं हूँ। हाँ तो मेरा ऐसा मानना है कि आप सभी लोगों ने बढ़िया एक डेलीगेशन बनाना चाहिए, एक अच्छा ग्रुप बनाना चाहिए, और हमारा एक क्यूमुलेटिव एक आइडिया हम लोगों ने जनरेट करना चाहिए, सभी क्रिएटर्स ने। और उस आइडिया को हमने हमारे लोकल पॉलिटिशियंस के पास जा जाके पिच करना चाहिए। हाँ किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ नहीं करनी है, जो जैसा है उसको आप वैसा दिखाओ तो आपका कंटेंट लोग कंज्यूम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ओके। और अगर हमने दिखाने की कोशिश करी कि आप ये देखो ये क्या हो गया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की व्हाट्सएप पे जो मैसेज फॉरवर्ड हो रहे हैं, तो वो एक ने पकड़ा तो सब वही पकड़ लेते हैं। तो एक पॉइंट के बाद क्या होता है कि जब हमको सच्चाई मालूम पड़ती है कि एक्चुअल में क्या केस था, तो आदमी तब उसके बाद आप लोगों की अकाउंटेबिलिटी और आप लोगों की जो एक्सक्लूसिविटी है वो खत्म हो जाती है। मतलब एक प्रकार से वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला काम। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से थोड़ा बच के रहो। और दूसरा है नेताओं से बचो। नेताओं से बचो मतलब जो पावर में नहीं है वो आपको बहुत यूज कर सकते हैं, अच्छा। आपको हीरो बनाने के लिए। और जब वो पावर में आए तो फिर आपको जीरो फिर जब आप उनसे सवाल पूछोगे वो आपसे भागेंगे। हाँ। तो इस चीज के लिए मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूँ कि इंसान फिर सवाल किससे पूछे जाके? इंसान सवाल उसी से पूछे जिससे पूछना चाहिए। किससे पूछना चाहिए? कहने का मतलब ये है सिस्टम में बैठे कि गांव में अगर तकलीफ हुई तो सरपंच से पूछो, थोड़ा बाहर आओ तो जनपद जिला पंचायत के सदस्य से पूछो, लेकिन गांव में गटर में पानी काला आ रहा है आप सांसद से पूछोगे क्या? कहने का मतलब ये है भाई, हमारे गांव में अगर तकलीफ हो गई या फिर जैसे पाइपलाइन, हमारे यहाँ पानी आ रहा है, नल जल योजना, अब नल जल योजना में हमारे नल में पानी नहीं आ रहा है तो मोदी जी को थोड़ी पूछेंगे अपन फोन लगा। अरे एग्जाम्पल ही छोटा सा कि अगर मुझे क्लास में कोई दिक्कत है, इंग्लिश में दिक्कत है, तो मैं इंग्लिश के टीचर से जाके बात करूंगा ना, मैं प्रिंसिपल को जाके थोड़ी बोलूंगा। राइट, एग्जैक्टली। तो सवाल सही आदमी से पूछो। व्यूज बटोरने के लिए आप किसी से भी सवाल पूछने चले जाओगे और उस व्यक्ति का उसका जवाब ही नहीं है क्योंकि उसकी फील्ड ही नहीं है, हाँ तो फिर वो तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगा। हाँ ये बात तो है भाई ऐसे ही है और क्या। आप आदमी को फंसाने के लिए कोई सवाल मत पूछो, उसका मत जानने के लिए सवाल पूछो। ओपिनियन क्या है, या तो वो जो चीज आप, सीधी सी बात है कि जो कोई भी व्यक्ति क्रिएटर्स से दूर क्यों भाग रहा है? वो इसीलिए भाग रहा है क्योंकि उनको ऐसा लगता है यार आप सवाल पूछने नहीं आए, आप उनका पक्ष जानने नहीं आए हो।
आप सिर्फ उनका पक्ष जानते जानते हो क्या बोल जाएंगे और क्या मसाला दे देंगे उसके लिए आए हो। तो वो मसाले को उठा के और फिर सब जगह प्लेटफॉर्म पे चला दिया। ऐसी शायद ऐसा होता ही है, चला ही रहे हो। न्यूज वाले और क्या कर रहे हैं, न्यूज वाले भी ऐसी तो यही होगा, कर रहे मतलब ऐसा मेरे को लगता है। हैं। नहीं, ये चीज 80% क्रिएटर कर रहे हैं। हाँ तो इसलिए भाग रहे फिर इधर उधर लोग कर रहे हैं, और हमको नहीं बात करनी तुमसे यार। नहीं, पर मेरा ऐसा नहीं है भाई। अरे नहीं, मतलब क्रिएटर की बात करो। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। नहीं नहीं वैसा नहीं, बट बढ़िया। बाकी जयेश भाई, आपको कैसा लगा हमारे पॉडकास्ट में? अरे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत मतलब फ्री फील हुआ, अच्छा लगा। अच्छा लगा किसी ने पहली बार पूछा कि हाउ डू यू फील आफ्टर बीइंग अ सन ऑफ पॉलिटिशियन, क्योंकि सबकी यही धारणाएं हैं कि नेता के बच्चे हैं, फुल ऐसा उड़दंग करते होंगे, अय्याशी हो रही होगी अय्याशी full। करते होंगे, लड़कीबाजी करते होंगे। ऐसा नहीं है। तो जो आपको कहीं नहीं मिलेगा वो सिर्फ मिलेगा पॉडकास्ट विद हिमाचल में। तो जयेश भाई को बोल दो यार, चैनल सब्सक्राइब कर दे। मेरा 10,000 सब्सक्राइबर कब से नहीं हुए हैं, 7,000 पे अटके हुए हैं। सभी लोग सब्सक्राइब करिए। और इसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना है। और निमाड़ के जितने लोग हैं भाई, भर भर अच्छे के अच्छे प्यार दो। कमेंट्स करो, अच्छी बात प्यारे करो, प्यारे comments पॉजिटिव करो। बात करो, प्रोडक्टिव बात करो। और दूसरी चीज ये कि इस वीडियो के नीचे हाइप करके एक ऑप्शन होगा, तो भाई वो वीडियो हाइप करना, ताकि आपके भाई का वीडियो जो पॉडकास्ट हमने जयेश भैया का लिया है वो लोगों के रिकमेंडेशन में जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई पॉडकास्ट। और अगला पॉडकास्ट हम बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं। मात श्री नर्मदे हर। थैंक यू।